नमस्ते, HNI न्यूज आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। खबरों की शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ लगातार ऑपरेशन जारी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीजापुर में हुए ऑपरेशन में 12 नक्सलियों को न्यूट्रलाइज किए जाने की जानकारी दी। इस कार्रवाई में 3 बहादुर जवान शहीद हुए, जिन्हें सीएम विष्णुदेव साय ने विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम ने कहा कि राज्य में नक्सलवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। सरकार और सुरक्षा बल जनता की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है और ऐसे प्रयास लगातार जारी रहेंगे। तो छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ ये बड़ा ऑपरेशन चलाया गया। बीजापुर ऑपरेशन में 12 नक्सली ढेर हो गए। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह का आयोजन है और सौभाग्य है छत्तीसगढ़ का कि दीक्षांत समारोह में हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी मुख्य अतिथि हैं और हमारे प्रदेश के राज्यपाल महोदय जो कुलाधिपति हैं वो भी दीक्षांत समारोह में उपस्थित रहेंगे। हाँ, लगातार ऑपरेशन हो रहे हैं और हमारे जवान मजबूती के साथ नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ रहे हैं। कल के ऑपरेशन में हमारे डीआरजी के 3 जवान शहीद हुए हैं। हम उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनके साहस को नमन करते हैं और उनके परिवार को इस शोक को सहने की भगवान शक्ति प्रदान करें, ऐसा प्रार्थना करते हैं। और बड़ी सफलता मिली है। 12 जो नक्सली है वो न्यूट्रलाइज हुए। तो नक्सलवाद के खिलाफ ये सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। बीजापुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच ये मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 12 नक्सली ढेर हुए। सुरक्षा बलों ने इन 12 नक्सलियों का खात्मा कर दिया। ये नक्सली छिपे बैठे थे और डीआरजी के 3 जवान शहीद हुए हैं, 2 घायल हैं, जिनको लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा है कि अब वो खतरे से बाहर हैं, जो जख्मी हैं। नक्सल के खिलाफ संयुक्त बल का ये बड़ा ऑपरेशन इस वक्त देखने को मिल रहा है। बीजापुर में भी जो मुठभेड़ हुई है, इसमें इन 12 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। पश्चिम बस्तर में रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। जो छुपे हुए नक्सली हैं उनको बाहर निकाला जा रहा है। नक्सलियों की पहचान की जा रही है। सर्च ऑपरेशन लगातार तेज कर दिया गया है और लगातार ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है। नक्सलवाद के खिलाफ ये कार्रवाई 2025 में अब तक 275 नक्सली मारे गए हैं, ढेर हुए हैं। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि बस्तर में 246 नक्सली ढेर हुए। गरियाबाद की बात की जाए, गरियाबंद में तो 27 नक्सली जिनका खात्मा हो चुका है। मोहला, मानपुर, अंबागढ़ में 2 नक्सली ढेर हुए हैं। और अब जो आज ऑपरेशन चलाया गया, इसमें डीआरजी के 2 जवान जो कि घायल हैं और 3 जवान शहीद हो गए, जिन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई सीएम की तरफ से। बीजापुर में 12 माओवादियों को न्यूट्रलाइज करने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक्स पर पोस्ट का लिखा। बीजापुर जिले में चल रहे नक्सल विरोधी अभियान में हमारे वीर सुरक्षा बलों ने 12 माओवादियों को न्यूट्रलाइज किया। इस मुठभेड़ में डीआरजी बीजापुर के 1 प्रधान आरक्षक और 2 आरक्षक ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। तो बीजापुर में जो 12 माओवादी हैं, इनको न्यूट्रलाइज किया गया और जो शहीद जवान थे उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सीएम विष्णुदेव साय की तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए ये लिखा गया कि क्षेत्र में लगातार सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है। मुठभेड़ में घायल अन्य 2 जवान खतरे से बाहर हैं। हमारे जवानों का जो बलिदान है वो बेकार नहीं जाएगा। बीजापुर के बहरमगढ़ क्षेत्र में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुआ, जिसमें डीआरजी बीजापुर, दंतेवाड़ा, एसटीएफ और कोबरा की संयुक्त टीमें ऑपरेशन पर निकली थी, जिस पर से सुबह 9 बजे से लगातार फायरिंग चलती रही। और इस दौरान अलग अलग मुठभेड़ में कुल 12 माओवादियों के शव बरामद हुए और अभी मुठभेड़ लगातार जारी है। दुखद समाचार यह है कि 3 जो हमारे जवान हैं वो शहीद हो गए, जिसमें शहीद प्रधान आरक्षक मोहन वर्दी, शहीद आरक्षक दुकारू गोंडे और शहीद जवान रमेश सोढ़ी। इसके अलावा 2 जो बीजापुर के डीआरजी के जवान हैं वो घायल भी हुए हैं। विस्तृत जानकारी पृथक से दी जाए। जिला बीजापुर एवं दंतेवाड़ा का सीमावर्ती इलाका पश्चिम बस्तर डिवीजन क्षेत्र में माओवादियों की उपस्थिति की आशंका के आधार पर दंतेवाड़ा डीआरजी, बीजापुर डीआरजी, एसटीएफ, सीआरपीएफ, कोबरा की संयुक्त टीम अभियान के लिए रवाना हुई।
आज प्रातः 9 बजे से लेकर अनेक बार अभियान के दौरान माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत इलाका का सर्चिंग के दौरान टोटल 12 माओवादी कैडर का डेड बॉडी मुठभेड़ सेल से बरामद हुई। मुठभेड़ सेल से SLR, इंसास 303 और अन्य आर्म्स एमुनिशन भी बरामद किया गया। इस मुठभेड़ में बहादुरी से लड़ते हुए हमारा DRG बीजापुर के 3 जवान, जिसमें प्रधान आरक्षक मोनू वड्डे, आरक्षक दुकारू गोंडे, एक DRG जवान रमेश सोडी, मतलब हमारा 3 बहादुर जवान ने इस मुठभेड़ में माओवादी से लड़ते हुए वीरगति प्राप्त किया। मुठभेड़ में 2 और अन्य हमारा जवान। खबर रायपुर से है, जहां शहर के लोहा कारोबारियों और उनसे जुड़े लोगों के यहां आयकर विभाग ने अचानक दबिश दी है। कार्रवाई में 2 से 3 बड़े कारोबारियों के ठिकानों पर, ऑफिस और प्लांट समेत अलग अलग जगहों पर छापे मारे गए। बता दें कि ओम स्पंज, देवी स्पंज और हिंदुस्तान क्वाइल के संचालकों के ठिकानों पर आयकर विभाग की रेड पड़ी। इस कार्रवाई में करीब 40 से 50 ठिकानों को एक साथ जांच के दायरे में लाया गया है। इस मामले में अधिकारियों का कहना है कि ये जांच कथित कर चोरी और वित्तीय अनियमितताओं के मद्देनजर की जा रही है। संवाददाता शिवानी अवस्थी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। लोहा कारोबारियों के यहां पर छापा पड़ा था सुबह सुबह, इस वक्त क्या जानकारी शिवानी इस रेड को लेकर? जी बिल्कुल, राजधानी रायपुर की एक बड़ी बिजनेस सेक्टर में और लूट की कार्रवाई 2 से 3 बड़े व्यापारी समूह के करीब 50 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी जारी है। और शहर के चुनिंदा इलाकों में आयकर विभाग की अब तक की सबसे सटीक और सबसे समन्वित कार्रवाई चल रही है। ये सिर्फ एक रेड नहीं है, ये उस बिजनेस नेटवर्क पर सर्जिकल स्ट्राइक है जो लोहा व्यापार, जमीन सौदे और हवाला के जरिए करोड़ों का खेल संचालित करता था। बहुत शुक्रिया शिवानी इस जानकारी के लिए। कांग्रेस के नवनियुक्त जिला अध्यक्षकों को विशेष 10 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस प्रशिक्षण में कांग्रेस नेता राहुल गांधी मार्गदर्शन करेंगे। इसके साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे, सचिन पायलट और अन्य राष्ट्रीय नेता भी हिस्सा लेंगे। ये ट्रेनिंग कांग्रेस के संगठनात्मक मजबूती और स्थानीय नेतृत्व को सशक्त बनाने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है। कार्यक्रम की तारीख और विस्तृत विवरण जल्द ही घोषित की जाएगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने इस जानकारी की पुष्टि की है। हमारे जिला अध्यक्षों की नियुक्ति होने से भारतीय जनता पार्टी अब मुद्दा विहीन हो चुकी है, वो बेरोजगार हो चुकी है। पहला चीज़। दूसरा चीज़, मजबूत जिला अध्यक्ष पार्टी ने नियुक्त किया है और बहुत जल्द जिला अध्यक्षों के साथ बैठक होगी और आगे की रणनीति तय करेंगे। AICC ने उनको टास्क भी देगा कि इतने महीनों में ये काम करके देना है और हमारे जिला अध्यक्ष उनके टास्क पे खरे उतरेंगे और इस सरकार के खिलाफ हम मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे और इस सरकार को बेनकाब करने का काम हम करेंगे। उधर सूरजपुर के चौकी रेवटी पुलिस ने अंबिकापुर से रेणुकूट जा रही बस में गांजा तस्कर सोनू पटेल को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 12 किलो 300 ग्राम गांजा बरामद हुआ है, जिसकी कीमत करीब 4 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 20B NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की है। DIG और SSP प्रशांत कुमार ठाकुर ने नशे के खिलाफ ये जो कारोबार कर रहा है इस पर कड़ी निगरानी और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि अवैध गांजा तस्करी की सूचना तुरंत दे और मामले में जांच चल रही है। पुलिस ने गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है और इसके पास से 12 किलो 300 ग्राम गांजा भी बरामद हुआ है। राजनांदगांव में सर्वेश्वर दास नगर पालिका निगम परिसर मैदान और गांधी सभागृह में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दिव्यांगजनों के लिए खेल कूद प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम, टॉक शो, फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता और स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले दिव्यांग व्यक्तियों और दिव्यांगता के क्षेत्र में सक्रिय संस्थाओं को सम्मानित किया गया। इस मौके पर समाज कल्याण विभाग की उप संचालक वैशाली मड़वार ने कहा कि इसका उद्देश्य समाज में सकारात्मक दृष्टिकोण और समान अवसर सुनिश्चित करना है।
समाज कल्याण द्वारा रखा गया है खेलकूद प्रतियोगिता। यहाँ मैं भाग लिया हूँ ट्राइसिकल रेस में और दूसरा नंबर आया हूँ उसमें। दिव्यांगजनों के इस कार्यक्रम में अच्छा है, अच्छा लगा। बहुत अच्छे से सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ और खेलकूद भी है और खेलकूद बहुत अच्छा हुआ यहाँ पर। और सभी दिव्यांग भाई बहनों से ये भी मेरा अनुरोध है कि वो भी हिस्सा में भाग ले। और यहाँ समाज कल्याण वाले मैडम भी बहुत अच्छे हैं, वो भी बहुत अच्छे कार्यक्रम करवाते हैं। मैं वो मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। समाज कल्याण विभाग और समग्र शिक्षा विभाग की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस का राजनांदगांव में आयोजन किया जा रहा है। ये जिला स्तरीय कार्यक्रम है। यहाँ पर सारे नगरीय निकाय और जनपद स्तर के जितने भी हमारे दिव्यांग हैं सभी यहाँ पर पधारे हैं। और आप देख रहे हैं अभी बहुत ही उत्साहजनक माहौल पर हमारी खेलकूद प्रतियोगिता चल रही है। खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ आदरणीय सीईओ मैम सुरुचि सिंह द्वारा किया गया है। समाज कल्याण विभाग द्वारा बड़े ही उत्साहपूर्ण दिव्यांग भाइयों के खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। साथ ही साथ यहाँ नशा मुक्ति अभियान भी चलाया जा रहा है जो समाज को एक नई दिशा देगा। और मैडम के द्वारा जो जरूरतमंद दिव्यांग भाई हैं उनको लोन देने के लिए भी मतलब बैंक वाले को बुलाया गया है। हम उनसे सलाह लेकर के जिनको जरूरत है उनको लोन दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। एक समाज को, दिव्यांग लोगों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। देश भर में चल रही एसआईआर प्रक्रिया को लेकर छत्तीसगढ़ के कांग्रेस पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि एसआईआर में लगभग 22 लाख मतदाताओं की जानकारी नहीं है, यानी वो लिस्ट से बाहर हो सकते हैं। राज्य के कई मजदूर दूसरे राज्यों में पलायन कर चुके हैं और ये देखना जरूरी है कि पलायन करने वाले मजदूर एसआईआर से बाहर तो नहीं हुए। चुनाव आयोग को इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कम से कम 3 महीने का समय देना चाहिए। फिलहाल छत्तीसगढ़ में चुनाव नहीं है, ये बात पीसीसी चीफ की तरफ से कही गई। मंडल प्रभारी तक बना दिए। भारतीय जनता पार्टी को चिंता करने की क्या जरूरत है? उनको तो चुनाव आयोग सीधा मदद कर रहा है, उनको तो मखमली गद्दे में सो जाना चाहिए। चिंता तो विपक्षी दल कर रहे हैं अपने मतदाताओं को बचाने के लिए। मतलब पहली बार ये एसआईआर नहीं हुआ है, इससे पहले भी 8 बार एसआईआर हो चुका है। लेकिन एसआईआर को लेकर जो माहौल चुनाव आयोग ने अविश्वास का माहौल पैदा किया है, डर का माहौल पैदा किया है, किसी विशेष राजनीतिक दल को सीधा लाभ पहुंचाने का काम किया है। ये पहली बार ऐसा हुआ कि राजनीतिक दल सभी जा रहे घर घर अपना वोट को बचा लो, वोट चोरी मत होने दो। ये पहली बार ऐसा स्थिति लाया है। इससे पहले एसआईआर नहीं हुआ कि इससे पहले भी एसआईआर हुआ, शांतिपूर्वक रहा, अच्छा रहा, कहीं कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, कहीं वोट चोरी नहीं, कुछ भी नहीं। तो अभी क्यों कहीं ना कहीं चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी को सीधा सीधा लाभ पहुंचाने के लिए काम। उधर छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के पाटन थाना परिसर में दुर्ग यातायात पुलिस ने लाइसेंस बनाने के लिए विशेष शिविर का आयोजन किया, जिसमें लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। कैंप में अब तक 60 से 70 लोग लाइसेंस बनाने का लाभ ले चुके हैं। आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से लगाए गए इस शिविर में कंप्यूटर ऑपरेटर लगातार प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं। सिकल सेल और थैलेसीमिया मरीजों की मदद के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया, जहां रक्तदाताओं को यातायात पुलिस की ओर से हेलमेट, जूस और बिस्किट देकर सम्मानित किया गया। दोनों कैंपों को लेकर लोगों में उत्साह देखा गया है। भारतीय डाक विभाग रायगढ़ संभाग द्वारा 6 दिसंबर को आधार नामांकन और अद्यतन शिविर लगाया गया। इन शिविरों में आधार नामांकन, मोबाइल नंबर, पते का संशोधन, बायोमेट्रिक अपडेट, बच्चों का आधार बनवाने सहित सभी सेवाएं तेजी और सरलता से उपलब्ध होंगी। ये शिविर स्कूल के छात्र छात्राओं और महिलाओं के सम्मान की योजना की लाभार्थी महिलाओं के लिए विशेष रूप से लाभकारी रहेगा। साथ ही साथ राशन कार्ड संबंधित बायोमेट्रिक औपचारिकताएं भी यहीं पूरी की जाएंगी। डाक अधीक्षक परमेश्वर कुर्रे ने अधिक से अधिक लोगों से शिविर का लाभ लेने की अपील की है।
जशपुर में चौकी दोकड़ा क्षेत्र में हाई वोल्टेज बिजली तार की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। दरअसल बढ़नी झरिया जंगल में जंगली सुअर मारने के लिए जमीन में बिजली के तार बिछाए गए थे। वहीं इस मामले में त्वरित जांच में पुलिस ने 4 आरोपियों नेहरू राम, अशोक पेंकरा, सदानंद चौहान और जगदीश कुजूर को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। एक आरोपी अभी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। चौकी दोगड़ा क्षेत्र के अंतर्गत प्रार्थी इंद्रनाथ यादव ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि उनके पिता की मृत्यु बिजली करंट से लगने से हो गई, जो 55 वर्षीय दशरथ यादव के रूप में उनकी पहचान हुई। पुलिस घटनास्थल पर जाकर मौका मुआयना किया और 105 बीएनएस के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया। उसमें 5 आरोपी थे, 5 में से 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। और आरोपियों से पूछताछ में जो बात पता चली, उसके तहत जंगली सुअर मारने के लिए आरोपियों के द्वारा खुले में बिजली का तार लगाया गया था, जिसमें करंट प्रवाहित हो रहा था और इस लापरवाही के कारण दशरथ यादव की मृत्यु हो गई है। 4 आरोपियों को गिरफ्तार करके भेजा गया है। एक आरोपी की तलाश की जा रही है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई। खैरागढ़ से नगर पालिका की गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया, जहां मणिकंचन केंद्र में जमा किए गए कचरे को धमदा मार्ग स्थित मोड़ पार खार में खुले में फेंका गया और जलाया जा रहा है। इसमें प्रतिबंधित प्लास्टिक, डिस्पोजल आइटम, डायपर और सैनिटरी पैड भी शामिल है, जिससे पर्यावरण और स्वास्थ्य को गंभीर खतरा है। मवेशी भी बीमार पड़ सकते हैं। खैरागढ़ में नगर पालिका लापरवाही देखने को मिली, जहां खुले में फेंका गया कचरा और जलाया भी जा रहा है। कचरे में प्रतिबंधित प्लास्टिक है, डायपर भी शामिल है, जो पर्यावरण को लेकर ठीक नहीं है और स्वास्थ्य के लिए भी ये अच्छा नहीं है। मतलब जाती थी तो वहाँ भी मतलब धर्मपुरा है, 2 मणिकंचन केंद्र है हमारे नगर पालिका वार्ड में। दोनों मणिकंचन केंद्र में जाती थी तो हमेशा दीदियों को बोलती थी कि जो भी पॉलीथीन है और जो कुरकुरे का जो पैक आता है, उनको हमेशा ये निर्देश देती थी कि उनको अलग अलग छांटना है और अलग अलग छांट के उनको रखना है, कभी भी उनको फेंकना नहीं है। और जो भी वहाँ से मतलब डंप करने की जो जगह निर्धारित हुई है, तो वहाँ डंप की जगह में बिल्कुल भी नहीं दिखना चाहिए करके दीदियों को बोलती थी। तो वैसे हो रहा था। अभी अभी आप लोग के संज्ञान ही से मुझे पता चला है कि वहाँ डंप किया जा रहा है, तो मैं फिर से दीदियों को बोलूँगी कि ऐसा ना करे और सख्त निर्देश दूंगी जो वहाँ की सुपरवाइजर है। मुड़पार खार और मुड़पार खार में झिल्ली, डिस्पोजल और सब लोग फेंका थे और यह जानवर है पूरा खा खा के यहीं पर मरा थे। और आसपास के खेत वाले है झिल्ली में परेशान है बोने के लिए, और यहाँ तो फसल भी नहीं होते खेत में, और ये प्रदूषण में आगी लगा लगा के झिल्ली में नाश होते खेत है। यही समस्या का हमारे पूरा निवारण बताई। तो झिल्ली है खेत में उड़ के जाते का? झिल्ली उड़ के जाते और झिल्ली लाओ नगर पालिका वाले मना के जला। और अंबिकापुर के नेशनल हाईवे पर बेकाबू ट्रेलर वाहन ट्रांसफार्मर स्ट्रीट पोल से टकराकर पलट गया। वाहन में अचानक स्टीयरिंग जाम होने की वजह से चालक अपना बैलेंस खो बैठा। हालांकि चालक बाल बाल बच गया, लेकिन वाहन छोड़कर फरार हो गया। मौके पर सूचना मिलते ही लखनपुर पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और स्थिति को संभाला। ये हादसा बड़ा होने से टल गया। छत्तीसगढ़ में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की मिसाल बन रही है महतारी वंदन योजना। 1 मार्च 2024 से लागू इस योजना के तहत अब तक 70 लाख से ज्यादा महिलाओं को फायदा हो चुका है। 10 मार्च 2024 को पहली किश्त प्रधानमंत्री द्वारा जारी की गई और अब तक 13,671 करोड़ रुपए महिलाओं के खाते में ट्रांसफर हो चुके हैं। ग्रामीण महिलाएं इस राशि से बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य और घर की जरूरतों में मदद ले रही हैं। महिलाएं इसे बचत, छोटे व्यवसाय और निवेश में लगा रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना, जिसे 1 मार्च 2024 से लागू किया गया, आज महिलाओं के लिए आर्थिक सशक्तिकरण की सबसे प्रभावी योजनाओं में से एक बन चुकी है। योजना का लाभ लेने हेतु 70,27,154 हितग्राहियों ने आवेदन किया था, जिनमें से पात्र 70,09,578 महिलाओं को 10 मार्च 2024 को प्रथम किश्त माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जारी की गई। महतारी वंदन योजना के माध्यम से अब तक प्रदेश की माताओं बहनों को 13,671 करोड़ रुपए अंतरित किए गए हैं।
हमारे छत्तीसगढ़ में महतारियों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए जो महतारी बंधन योजना लागू किए हैं, 70 लाख से ज्यादा माता बहनों के खाते में 606 करोड़ रुपया से ज्यादा उनके खातों में जा रहा है। ग्रामीण इलाकों में यह योजना किसी वरदान से कम नहीं, खासकर उन परिवारों के लिए जहां महिलाएं खेती किसानी, मजदूरी और घर की जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने में जुटी रहती हैं। इस योजना की राशि से महिलाएं अब बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य, पोषण और घर की जरूरतों को प्राथमिकता दे पा रही हैं। छत्तीसगढ़ में ऐसी कई महिलाएं हैं जो महतारी वंदन योजना का लाभ पाकर खुद को सशक्त कर रही हैं। मेरे को महतारी वंदन योजना का लाभ मिल रहा है, तो मैं आज तक के जो 21वीं किस्त मिली है उसको मैं अपने बेटी के खाते में रखी हूँ, सुकन्या योजना के में। उससे हम लोग को सरकार जो 1000 रुपये दे रही उसका बहुत बहुत धन्यवाद बोलती हूँ कि हमको बहुत मदद मिल चुकी है। पहली भाजी पाला बेचत रहे, अब जब ले मोला पैसा मिली सरकार के तब से मैं साग सब्जी ला बढ़ा हूँ, बहुत लाभ हो इसे। योजना के आने से पहले मैं घर में अंदर में सिलाई करती थी, फिर ये महतारी वंदन का जो मिलना चालू किया है 1000 मेरे को, उससे मैं एक मशीन भी खरीदी हूँ, उसमें मोटर लगाई हूँ। ये सब उस पैसे से मैं इसको बढ़ाई हूँ, तो इससे मेरे को बहुत लाभ मिला है। विशेष बात यह है कि योजना की राशि सिर्फ खर्च नहीं हो रही बल्कि निवेश बनकर सामने आ रही है। महिलाएं यह रकम बचत और छोटे बिजनेस में लगा रही हैं, जैसे सब्जी उत्पादन, सिलाई कढ़ाई, बच्चों की SIP और अन्य घरेलू कार्यों में। योजना का मकसद सिर्फ आर्थिक सहायता देना नहीं बल्कि महिलाओं को निर्णय लेने की मुख्य धारा में शामिल करना है ताकि वे सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त हों। और आज हम आपको बताते हैं पीएम सूर्य घर योजना की सफलता की कहानी। सूरज की रोशनी अब सिर्फ उजाला नहीं बल्कि परिवारों की आय भी बढ़ा रही है। छत्तीसगढ़ में फरवरी 2024 से शुरू इस मुफ्त सोलर पैनल योजना के तहत अब तक 15,139 परिवार लाभान्वित हो चुके हैं और 33,551 में इंस्टॉलेशन भी जारी है। केंद्र और राज्य सरकार की सब्सिडी से रूफ टॉप सोलर पैनल लगाना आसान और किफायती हुआ है। रिपोर्ट देखिए। सूरज की रोशनी अब सिर्फ उजाला ही नहीं, आम परिवारों की कमाई भी बढ़ा रही है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ने लाखों परिवारों को महंगी बिजली से राहत दी है और घर घर को बनाया है ऊर्जा आत्मनिर्भर। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है। हम लोग अपने छत्तीसगढ़ में भी सौर ऊर्जा को काफी आगे बढ़ा रहे हैं और हम लोग अपने जो उपभोक्ता हैं उनको भी हाफ बिजली बिल से मुफ्त बिजली बिल की ओर ले जाने के लिए प्रयासरत हैं। फरवरी 2024 में शुरू हुई पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को छत्तीसगढ़ में लोगों का शानदार समर्थन मिला है। प्रदेश में अब तक 1 लाख से ज्यादा आवेदन आए हैं, जिनमें 15,139 परिवारों को लाभ मिल चुका है और 33,551 परिवारों में कार्य जारी है। इस योजना के तहत सोलर पैनल लगाने पर परिवारों को बड़ी आर्थिक सहायता मिल रही है। केंद्र सरकार 1 किलोवाट पर लगभग 30,000 रुपए और 3 किलोवाट पर अधिकतम 78,000 रुपए की सब्सिडी दे रही है, जबकि राज्य सरकार अतिरिक्त 15,000 से 30,000 रुपए तक की सहायता प्रदान कर रही है। इस सहयोग से लोगों पर आर्थिक बोझ कम हुआ है और तेजी से परिवार सोलर ऊर्जा अपना रहे हैं। कोई भी ऐसा उपभोक्ता किसी योजना के आधारित सस्ती बिजली मिलेगी इस पर आश्रित न रहे, जबकि स्वयं उत्पादक बने, मतलब यह स्वयं उपभोक्ता से ऊर्जा दाता बने, यह सरकार की मंशा है। अभी लाभ के दृष्टिकोण से हमारे पास किसी भी प्रकार का बिजली बिल नहीं आ रहा है, जो भी आ रहा है वो माइनस में आ रहा है और सभी को इसका उपयोग करना चाहिए। सभी को अपने घर में सौर ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए, सबको इससे लाभ होगा और देश के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि हम देश को भी बिजली दे रहे हैं अपने घर में उत्पादन करके।
योजना के तहत लग रहे रूफटॉप सोलर पैनल घरों में बिजली जरूरतें पूरी करने के साथ साथ अतिरिक्त ऊर्जा ग्रिड को देकर आय का नया जरिया भी बना रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार की सब्सिडी से इंस्टॉलेशन आसान और किफायती हुआ है। बिजली बिल में सीधी राहत, ऊर्जा आत्मनिर्भरता, स्वच्छ पर्यावरण और ग्रामीण परिवारों की आर्थिक मजबूती। पीएम सूर्य घर योजना इन सभी बदलावों को तेजी से संभव बना रही है, जहां सूरज का उजाला अब उम्मीद और समृद्धि का उजाला बन रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।